नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु हम लोगों ने इसके काफी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट। अब ये जो मूल है ये इसका केमिस्ट्री में यूज है। तो अगर ये आप पहली बार सुन रहे होंगे ये शब्द, लेकिन अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में हमारी जितनी कैलकुलेशंस हो रही हैं उसमें मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने जैसे एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करी थी कि कैसे हम एटम्स इतने छोटे होते हैं, उनको कैसे काउंट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो हम जब हमारी जब केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें बहुत चीजों का ध्यान देना होता है। हमने देखा होता है कि कितने उसके एटम्स आपस में मिल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, फिर उनका कैसे आदान प्रदान चल रहा है। फिर हमने एक देखा था कि मास कांस्टेंट रहता है, तो हमको ये भी एक सब देखना पड़ता है कि कितना ग्राम या जो हमने एलिमेंट लिया उसका वेट कितना है और उस वेट में कितने उसके अणु, उसके परमाणु प्रेजेंट है। वो सारा जो कैलकुलेशन है, तो ये इसको ही समझने के लिए मूल संकल्पना एक आई है। और इसके लिए हमारा ये इसलिए दिया है कि क्योंकि जब हम एक रिएक्शंस को देख रहे हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो उनका रिएक्शन हो रहा है तो उनके एटम्स के बीच में हो रहा है ना। तो वो जो परमाणु है वो आपस में उनके जो अणु है वो मिल रहे हैं। इतना ये माइन्यूट, और आपने देखा कि हमने जब उसकी साइज की बात करी थी तो आपने देखा था जो वैल्यू थी उसके ऊपर 10⁻⁻23 आ रहा था। इसका अर्थ है कि कितना छोटा हमारा साइज है, जिसको अगर हम एक उसका कॉन्सेप्ट लेकर कुछ उसका एक बेस बना के नहीं समझेंगे, हमें समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में मूल संकल्पना एक ये जो कॉन्सेप्ट सामने आया था। तो आपको पहले बुक खोल के मैं दिखाती हूँ ये कहाँ है, उसके बाद हम थोड़ा सा नोट्स की हेल्प से आज का सेशन देखेंगे। सो बच्चों, ये आपके सामने ये मूल संकल्पना के बारे में दे रखा है। और देखिए, इसको समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक जो हमारा जल किस प्रकार बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, वही क्रिया को लिया है। देखिए, सबसे इजी होता है, हमने पहले भी अभी जितने कई सेशंस में कहीं कोई एग्जाम्पल लेना, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम ये जो जल किस प्रकार निर्मित हो रहा है वो पूरी अभिक्रिया पर ध्यान देंगे। तो ये आपका जो पूरा ये इसमें समझा रखा है, इसको मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स लेकर समझाया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं कहूंगी डिफिकल्ट है, इतना आसानी से नहीं समझ में आता है। तो उसको मैंने थोड़े नोट्स की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सो बच्चों, मूल संकल्पना के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम इस रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। तो इसमें अगर हम बेसिक देखें, बेसिक बिल्कुल देखें, तो हम ये कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पूरा एक केमिकल उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो हम देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एक मॉलिक्यूल आपका एक ऑक्सीजन का मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर मॉलिक्यूल में इस अणु जल के बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, देखिए ये आपकी बुक में एज इट इज लिखा है, तो वो आप जैसे इसको रिलेट कर पाए इसलिए मैंने आपकी बुक से ये क्लिप लिया है। तो ये जो हमारे सामने जो रिएक्शन है, इससे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक अणु मिल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे सामने हमारे लिखी है ना, ये एक हमारे सामने है, तो ये देखकर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम 2 आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ये सारा जब हम हमारा क्या होता है, एक बैलेंसिंग होता है कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जनरल अगर हम देखें तो H2 + O2 और H2O बैलेंस करने, क्योंकि यहाँ पे क्या H2 + O2 बन रहा है H2O और यहाँ पे एक O है, यहाँ पे हम कह रहे हैं O2, तो यहाँ पे
टू कहाँ गया हो, ओ का, तो ये बैलेंस नहीं मानी जाती है। तो बैलेंस करने के लिए हम ये क्रिया करते हैं। तो ये अगर आपको कुछ आपने शायद पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ हो, लेकिन आगे फर्दर जब आप 10th में 12th में जाएंगे तो ये बैलेंसिंग क्रिया बहुत एक इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ हमने देख लिया, तो इससे हमें पता चल गया कि कितने अणुओं के साथ मिलके कितने अणु बना रहे हैं। दूसरा, जो अगर हमारे सामने एक केमिकल इक्वेशन है, उससे अगर हम देखें, क्योंकि हमें एक द्रव्यमान का भी एक वो देखें, हमें एक आइडिया लग जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अणु का जो अगर वो उसका द्रव्यमान के उसमें देखें तो 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है। और हम जानते हैं कि जब हमें द्रव्यमान ऐसे हम किसी अणु का वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 into 2, और ये हो गया 2। और जब हम आगे इसके सामने कोई नंबर लिखते हैं उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 2 आया, 2 into 2 4। तो हमें हो गया हाइड्रोजन अणु के 4U, और क्योंकि हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं इसलिए हम U यूज कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन अणु के साथ अब क्या है, 32U के आपके जो ऑक्सीजन अणु है उसका 32U द्रव्यमान उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 into 2 32, तो ये आ गया 32। तो जब ये 32 और 4 हम मिलाएंगे तो 36 का जल अणु निर्मित होगा। तो ये अगर हम उसको द्रव्यमान के उससे देखें तब हम ये देखेंगे कि जो जल का जो द्रव्यमान मिलेगा, जब 2 अणु हाइड्रोजन के 1 अणु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जल का जो जल के अणु का जो द्रव्यमान मिलेगा वो 36U मिलेगा। ये एक हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो गया। तो अब आप देखिए कि अगर हमें ये हमारे सामने रिएक्शन है ना, तो अभी हम ऐसे समझ रहे हैं, तो हमारे सामने एक रिएक्शन है, हम उसको देखकर हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जो मोल संकल्पना है इस पे अगर हम जाएं, हमें उसमें मेन हमें ये देखना होता है कि जितने एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनका कितना वेट दूसरे एलिमेंट के कितने वेट से रिएक्ट कर रहा है और टोटल कितना वेट बन रहा है। तो और ये हमने देखा था कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, डाल्टन थ्योरी में हम पहले समझ चुके हैं। तो अब अगर हमें एक वेट का मालूम, अगर मतलब अगर हमें एक वेट के बारे में जानकारी लेनी है तो ये हमारे लिए क्या एक इजी रहेगा कि हमें जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उन सबके हमें मासेस क्लियर हो। लेकिन अब जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट अगर हम देखें तो हम चलिए अब ये इतने छोटे छोटे हैं तो इनका हम करें तो मिलीग्राम से का भी हमारे पास एक वो नहीं रेशियो बैठेगा, क्योंकि इतना छोटे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए जल के कणु कितने, हम जो अगर एक ग्लास में अगर हम कहें कि हमारे पास 10 ग्राम जल है तो उसमें हम कितना कैसे पता करेंगे कि 10 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, है ना। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक थ्योरी लगानी पड़ेगी, और वही थ्योरी हमें ये मोल संकल्पना हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये मैंने देखिए आप चाहें तो जो मैंने अभी आपको ओरल बताया था वो मैं यहाँ लिखकर भी बता दिया कि किस प्रकार ये 36U आया। क्लियर। अब जब किसी पदार्थ की मात्रा का अगर हमें पता करना होता है तो हमें पास दो एक सोर्सेस रहते हैं। एक तो होता है कि द्रव्यमान के हेल्प से हम पदार्थ की मात्रा का पता करें, एक है परमाणुओं की संख्या से। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या तो मिल जा रही है, लेकिन परमाणु की संख्या से द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पदार्थ का द्रव्यमान मालूम करना हो तब हमें मोल संकल्पना का एक हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको हम अब ऐसे समझते हैं
कि पदार्थ की मात्रा उनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर हम मालूम करना चाहें तो वो एक हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, एक बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि परमाणुओं की कितनी संख्या है, उससे हम पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने का जो एक बेस बनाया गया, उसमें हमने मोल एक इकाई, उसका एक कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें ये एक जो मतलब बहुत एक रिसर्च और काफी उसके बाद ये देखा गया कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है और उसका हम कहें हमारे पास एक मोल है, तो उसका अर्थ होगा कि उसके अंदर 6.002 इंटू 10⁻23 कण होंगे। क्लियर हुआ? तो अब ये जो हम कण कह रहे हैं, इसका अर्थ हो रहा है कि अगर हम एक मोल में ये जो वैल्यू है उसके उस पदार्थ के या तो इतने परमाणु होंगे, अणु होंगे या आयन होंगे। वो किस स्टेज में है, वो आयनिक स्टेज में है तो उसके उतने आयन होंगे, वो परमाणु के स्टेज में है तो उतने परमाणु होंगे, वो अणु है तो वो उसके उतने अणु होंगे। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर हमारे पास जल है ना, तो जल का अगर हम कहें हमारे पास 1 मोल है, तो उसका अर्थ हुआ कि जल के अंदर जल के 6.002 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। अब हमारा जैसे अगर हम कहें हमारे पास 1 मोल क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्योंकि हम वो कोई हमारा मॉलिक्यूल नहीं है वो, तो इसलिए हम उसमें उसके परमाणु कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे क्लोरीन के 1 मोल में 6.002 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। आयन का भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड ये हमने जानते हैं, हमने इसको आयनिक स्टेज में समझा हुआ है। तो Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम कहें हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो इसका अर्थ हुआ सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में ये 6.002 इंटू 10⁻23 आयन होंगे सोडियम क्लोराइड के। तो यहाँ ये जो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है 6.002 इंटू 10⁻23, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, और इसको हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट निकाला था। अब ये अभी आप जो इसको और वैसे इन डेप्थ में आप कुछ और इसके ऊपर प्रश्न अभी नहीं लाइएगा, क्योंकि ये कहाँ से आया, इसका यूज का है, वो जैसे जैसे अभी हम सेशन में चलेंगे वो आपको समझाएंगे, और प्लस ये आपका और सीनियर क्लासेस में इसका काफी यूज आएगा। तो अभी आपको ये समझ लीजिए, बस एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये मोल संख्या क्या होती है, मोल स्थिरांक क्या होता है, और इसमें सबसे ज्यादा आप ये जो वैल्यू है इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो अक्सर होता है ये वैल्यू लिखी भी नहीं होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे को ये याद होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी जब हमें कुछ एक चीज समझनी होती है तो हमें इस बारे में खुद सोचना भी होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, अब जब हम ये हमने देखा था अभी मोलर क्या वैल्यू होती है, इसके साथ अब हमें, क्योंकि हम मास का कैलकुलेट कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान जो अगर हमें परमाणु द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान मालूम करना है तो मोल से उसका क्या रिलेशन है, उसको करने के लिए यहाँ पर मैंने जो आपको एक लैंग्वेज में समझा रखा है, उसको मैंने टेबल की हेल्प से समझाने का एक प्रयास कर रही हूँ। तो इसमें किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अथवा अणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप समझ लीजिए। फिर से मैं इसको एक बार पढ़ के और समझाना चाहती हूँ कि किसी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान है
जैसे अभी ये सोडियम क्लोराइड की बात करी थी, क्लोरीन की बात करी थी, जल की बात करी थी, तो अगर तो उस पदार्थ का अगर चलिए हम अभी जल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जल का 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अथवा अणु के द्रव्यमान के बराबर हो। तो अगर हमने 1 मोल का है, तो यहाँ पे ये देखिए जैसे हाइड्रोजन का हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए उसका मोलर मास कितना होगा, तो या मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका परमाणु द्रव्यमान है वो ही वैल्यू रखनी है। यहाँ पे हम उसको परमाणु द्रव्यमान को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर आप सिंपल उसको जी में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जब अभी हम थोड़े न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तब आपको इसको और पता चलेगा। इसका वैसे कैलकुलेशन होता है लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो अभी इजी के लिए, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स खूब है इस चैप्टर में, तो आप इतना याद रखें। ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका क्या है, 16 है, 16 यू है। मोलर अगर उसका माना जाए तो उसका हो जाएगा 16 जी। ऐसी अब आप जैसे आप कहें कि हमारे पास एक अणु है जल का, तो एक अणु जल का उसका आणविक द्रव्यमान क्या हो गया 18 यू, तो मोलर उसका हो जाएगा 18 जी। अब आप कहेंगे इसका काम ही, फिर मोलर का काम ही क्या हुआ कि अगर हमें यू में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मोलर में भी वो सेम चीज जा रही है यू से जी में, कोई इसका नहीं। लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। इसमें मेन ये है कि हम इसका मेन है इसका हम मोलर से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोलर एक चीज अगर हम इसको दूसरे वे में एक और समझते हैं कि मोलर का जैसे हम 1 दर्जन बोलते हैं, तो 1 दर्जन का अर्थ क्या हुआ 12 केले। तो हम 12 केले पसंद वो बोलना नहीं पसंद करते, या 12 संतरे बोलना नहीं पसंद करते, हम पसंद करते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन। तो मीन्स जब हमें ऐसी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के बारे में बात करनी होती है तो हम कॉम्पैक्ट उनका एक और कुछ एक नंबर रखते हैं, उनकी एक यूनिट रखते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कैलकुलेट करने में एक इजी हो। तो सेम आप यहाँ पे समझ लीजिए केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत चीजें माइन्यूट है, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। जब हम अणु पर जा रहे हैं, हम उसके परमाणु पर जा रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं और उनका अगर हमें वेट निकालना हो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमने इस टाइप से हम अपने वो कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारा जो एक कैलकुलेशन हो वो हम एक बहुत जल्दी कर सकें। दूसरी एक चीज मैं इससे पहले वाले एक आपको ये दिखाना चाहती हूँ। जब हम कह रहे हैं 1 मोल में 6.002 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, तो एक काम आप ये करिएगा, आप इसको ये जो है इसके आगे 0 लगा के देखिएगा। 10⁻23 मीन्स अगर हम यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो 3 डेसिमल प्लेस हटा दें तो 6002 के बाद आप 20 जीरो लगाएं। देख रहे हैं कितना नंबर आएगा। तो 1 मोल में समझ लीजिए, अगर हम कह रहे हैं 1 मोल हमारे पास जल है तो उसमें 6002 और 20 जीरो आगे मान के इतने उसके क्योंकि जल की बात कर रहे हैं तो उसके उतने अणु। सोचिए अगर तो अगर हम हमें ये वैल्यू बोलनी इजी लगेगी या हम बोले सिंपल 1 मोल, आई ना बात। तो इसलिए हम ऐसे डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। हम क्या मतलब ये हमारा केमिस्ट्री में जो रिसर्च करते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाते हैं जैसे वो डिटेल में चीजों के बारे में पता कर सके। अब जरा सा हम बुक खोल के मैं उसमें एक चीज और आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मोल इतनी संख्या के बराबर, जैसे 1 दर्जन 12 या 1 ग्रूस 144 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे और ये जो मैंने आपको टेबल में अभी आपको के
आप सिंपल जो उसका एटॉमिक मास यूनिट में उसको आप जी में चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देखिए यही चीज उन्होंने बताई है ये पूरे पैराग्राफ में, जिसको मैंने टेबल से आपको समझाया है। तो ये तो वो एक चीज समझ, वो आपको पढ़े, आप चाहें तो ये लैंग्वेज भी पढ़ के और मेरा जो है ये साइड में सेशन चला के आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो है उसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा आपका दे रखा है, उसकी हेल्प से थोड़ा और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। अब देखिए अगर हम कहें वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको मैं यू जनरली बोलूंगी, वन यू हाइड्रोजन में केवल वन हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। तो अब देखिए अगर हम कह रहे हैं ए वन एटॉमिक यूनिट में मास यूनिट में हाइड्रोजन का केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब हम इसको देखिए 1 U है, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं 1 G ग्राम में। तो अगर हम कहें अब 1 ग्राम में हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं उसके 1 ग्राम में 1 मोल परमाणु होते हैं, उसका अर्थ हुआ उसके 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अगर हम बोले 16U ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो 16 ग्राम में क्या होगा, उसके 1 मोल परमाणु होंगे। तो 1 मोल परमाणु का अर्थ हुआ उसके इतने ऑक्सीजन के इतने परमाणु होंगे। आ गई बात समझ में? अब हम आगे देखते हैं। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु उसमें हमें इकाई को यू में से जी में परिवर्तित करना होता है। तो देखिए अगर आप देखेंगे ना, आपकी ये जो लाइन ये इतना है, ये आपके कई बार इसमें आपको समझाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे इस टाइप से हम जब इसका देखते हैं तो हम यू मतलब जो उसका एक आणविक द्रव्यमान दे रखा है और या उसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, उसको हम मोल यूनिट में चेंज करके हम एकदम पता कर सकते हैं उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने परमाणु होंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपका जल का। अब यहाँ पे देखिए जैसे जल का हम जानते हैं उसका आणविक द्रव्यमान 18U आया था, जो हमने कैलकुलेट करा था कि वही के 1 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया 2 और 16 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 16 प्लस 2 18U यहाँ पर आ गया। तो 18 ये हम जानते हैं कि जल का जो एक हम उसका द्रव्यमान देखते हैं, आणविक द्रव्यमान देखते हैं, वो आता है 18U। अब इसका हम चेंज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर, तो इसमें चेंज करने से पहले एक चीज मैं और मिस कर रही थी, वो बताती हूँ कि यहाँ से हमें ये एक चीज पता चल जाती है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु है। इस चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ पे हम खाली H2O लिख रहे हैं, H2O लिखने से हमें 18U प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, इसका मतलब जल का एक अणु हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ? अब अगर हम कहें 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ना 18U में जल के एक अणु है, तो हम कह रहे हैं 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जल के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं 18 ग्राम में। तो इसलिए हम सिंपल क्या करा, यू से जी में चेंज करा, उसमें माना उसका 1 मोल अणु होता है और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे तो ये सब जो है, जब देखिए यहाँ पे जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जितने हमारे रासायनिक हुए हैं को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए,
परमाणु एवं अणुओं जो अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है कि कितने परमाणु के आपस में मिलेंगे और हमें कितने अणु बनेंगे। तो पहले बेसिक देखा जाता है और उसके साथ फिर जब उनको और एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और उनका एक मेजरमेंट चाहिए होता है कि हमें इतना प्राप्त करना है या हमें इन दो का ये रेशियो रखना है, तो वो सारा कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो है मोल कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो ये तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये अभी आपका एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब यहाँ पे ये जो पूरा अणुओं का ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये और जो मोल का आया था, तो जो नंबर है ये तो एवोगैड्रो संख्या होती है, लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट आया था ये ओस्वाल्ड ने दिया था। और इसका अर्थ होता है मोल का हीप और पाइल के एक पूरा ढेर। तो ये समझ ले क्योंकि हम अणुओं की बात कर रहे हैं, हम परमाणु की बात कर रहे हैं, सब एक के ऊपर एक है, तो पूरा एक ढेर लगा हुआ है। तो ये आप और इस 1967 में मोल इकाई को स्वीकार दी गई थी। तो ये समझ लिए बहुत तगड़े कैलकुलेशंस हुए थे। आपको तो एक सिंपल बताया गया, लेकिन इसका आप और जब बड़े क्लासेस 10th-12th में जाएंगे तो और इसका आप यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर इसके सेशन के बाद लूंगी, तो उसमें आपके ऐसे बहुत से प्रश्न आए हैं जिसमें हमें ये मोल संख्या ये सब कैलकुलेट करनी है, तो उस समय हम डिस्कस करेंगे ये सब। लेकिन इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, इनको आप अपने ना नोट कर लीजिए और इनको याद भी रखिए जो मार्क कर रहे हैं। मोलों के किसी हमारे पास पदार्थ है, उसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला जाएगा दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। वैसे अगर आप देखेंगे तो उसका हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा चलता है ना कि एक 4 एप्पल हमें 20 रुपए के मिल रहे हैं, तो 7 एप्पल हमें कितने के मिलेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक एप्पल कितने का मिलेगा और उसके बाद हमें एक की वैल्यू मिल जाती है, 7 का करते हैं। तो एक तो हमारा वो प्रोसेस होता है। एक होता है कि हम एक फॉर्मूला बेस बना देते हैं और उस पर वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कहूंगी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है तो उस टाइप से ना जाके पहले आप ये जो फॉर्मूले आपके दे रखे हैं, और क्योंकि ये आपके 12th क्या बीएससी तक ये फॉर्मूलेस चलेंगे, तो अगर आप ये याद कर ले तो वो लंबा प्रोसेस से बच जाएंगे और एकदम वैल्यूज रखते जाएंगे, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो ये कि याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करके आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। मोलों की संख्या हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान स्मॉल एम से, मोलर द्रव्यमान हम कैपिटल एम से, दिए गए कणों की संख्या हम एन, और एवोगैड्रो की संख्या n0 से। तो ये देखिए, तो जैसे ये हम दिया गया द्रव्यमान ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, तो आप ये याद रख लीजिए। और फिर आप देखिए अगर आपको शॉर्ट फॉर्म से याद हो रहा है वेरी गुड, नहीं तो अगर आप अभी ये शब्द बोल कर करेंगे ना तो ज्यादा आई विल प्रेफर कि आप ये सारे शब्द बार बार रिपीट करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हमारा ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मोलों की संख्या निकालने के लिए दिए गए कणों की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या। ये मैं दो आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ। देखिए दोनों में हम मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें द्रव्यमान दे रखा है तो हम यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमें कणों की संख्या दे रखी है तो हम यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो याद रखें कि सबसे दिया गया जो है वो हमारा सबसे पहले है, फिर नीचे मोलर द्रव्यमान आ रहा है, और यहाँ पे दिए गए कणों की संख्या ऊपर है और एवोगैड्रो संख्या वो नीचे है। तो ये एक आ गया। तो इसके और आप जितना करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ये मैं फॉर्मूले इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि अभी हम को प्रश्न और उत्तर में भी ये सब यूज होगा। फिर एक और ये फॉर्मूला है, द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान इनटू मोलर मोलों की संख्या, ये आपका है। फिर और ये तो हमने मोलों की संख्या ये ऊपर देख लिया, दिए गए कणों की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या, सेम है ये, तो इसलिए इसको मार्क करने का नहीं है। और ये भी परमाणु की संख्या निकाल, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे देखिए मोलर की संख्या, ऐसी हम परमाणु की संख्या, तो ये देखिए ये एक और हमारा फॉर्मूला है। तो परमाणुओं की संख्या हो या अणुओं की संख्या, बात एक ही रहेगी, लेकिन बस हमारा जो इसके थ्रू हमें अणुओं की संख्या पता चलेगी, इसके थ्रू हमें परमाणुओं की संख्या पता चलेगी, तो वो तो है। और वही दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान और इनटू एवोगैड्रो संख्या, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सब आपका जो है, इनको आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको चीज और समझनी है तो आप पर्सनली मुझसे ऐप पर पूछ सकते हैं। सो बच्चों, आज के सेशन में हमने मोलर कॉन्सेप्ट को समझा, और अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं है, अभी आपका बिल्कुल बेसिक है। तो इसको आप आपने सेशन सुना, अब आप एक बार जो आपका बुक में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें, और जो एक यू से जी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं चाहूंगी कि आप अपनी कॉपी में भी बना लें, क्योंकि वो लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता, चार्ट बना होता है एकदम समझ में आता है। और नेक्स्ट सेशन से हम थोड़े से प्रश्न और उत्तर के सेशंस लेंगे, तो जब जब ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे तब तब मैं इस कॉन्सेप्ट को और रिवाइज करती जाऊंगी। तो अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं, बाय।